साथ ही आपको खबर दें कुलभूषण यादव की, तो कुलभूषण यादव की अपील से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस वजारत कानून की जानिब से कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। ऑपोजिशन का एतराज और नारेबाजी हुकूमती अरकान के जवाब देने की कोशिश में गर्मा गर्मी रही और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। असेंबली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ। आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी असेंबली में कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया गया तो अपोजिशन ने शदीद एतराजात उठाए। पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन अराकीन की जानब से नारेबाजी की गई। हुकूमती अराकीन के जवाब देने की कोशिश पर ईवान में गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया। वजारत कानून ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली में पेश करने की तजवीज दी थी। वजारत कानून के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दिया था कि कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जाए। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अपोजिशन की जानब से कोरम पूरा न होने की निशानदेही की गई, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने वॉकआउट कर दिया। कोरम पूरा न होने के बाइस स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पहले भारतीय हमले को चाय पिलाकर वापस भेज दिया। अब हजारों पाकिस्तानियों के कातिल भारतीय हाजिर सर्विस रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर चढ़ दौड़े, बोले सेनेट में कुलभूषण के रिलीफ का मामला उठाया गया तो आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं माने, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इनके बाद मेरे समझ नहीं आता। भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गया था, उसको भी एक टाइप ला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शेर मजारी ने कुलभूषण का केस आलमी अदालत में ले जाना मुस्लिम लीग हुकूमत की गलती करार दे दिया। कहा नून लीग वाले बताएं कि रॉ के हाजिर सर्विस जासूस का केस आलमी अदालत में क्यों लेकर गए। आईसीजे का इशू क्यों शुरू हुआ? पहले इनकी हुकूमत ने मार्च में खत लिखा आईसीजे को, बड़ा अच्छा था वो, कि हम जुरिस्डिक्शन आईसीजे की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वो खत चला गया, जब हिंदुस्तान फिर आईसीजे में गया, कोई जवाब नहीं बना था कि हम आईसीजे की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करते। ये एक कमेटी मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी थी, सेनेटर शरीर रहमान भी थी, आई थिंक नवीद कमर वाज देयर। हम दोनों पार्टीज ने ऑब्जेक्शन रेज की थी, जिस एक कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो जुरिस्डिक्शन आईसीजे में, अगर एक मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो केस नहीं सुना जाता। उस वक्त शरीर रहमान साहिबा और मैंने फैक्चुअली इनको कहा कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्यों लड़ने जा रहे हो, जब आपने खुद मार्च में 1 महीना पहले खत भेज दिया है रिस्ट्रिक्टिंग कौन सी जुरिस्डिक्शन आप एक्सेप्ट करते हो। पहली बात ये, जमात इस्लामी ने 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि भारत की कुलभूषण तक रसाई हुकूमत की रुसवाई है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कश्मीर पॉलिसी पर हुकूमत को खूब लताड़ा। बोले कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी भारत को जहारियत पर उकसा रही है। बंदूक की नोक पर कश्मीरी बस्तियां वीरान और कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि 5 अगस्त की इस प्रोग्राम के नतीजे में हम इंडिया को भी यही पैगाम दे दे कि आपको बिलाखिर मकबूजा कश्मीर से निकलना होगा। ये मुसलमान इलाका है और ये मुसलमानों के साथ ही रहेगा और एक दिन जरूर आएगा
कि कश्मीर इंशाअल्लाह ताला आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक ने अपोजिशन को एपीसी में शिरकत का ऐलान करते हुए कहा कि वो अपने एजेंडे के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इमरान खान ने महंगाई और रोजगार समेत कश्मीरियों से भी किए गए किसी वादे को पूरा न किया। चाहिए था कि बजट से पहले ही कोई एपीसी होता और उसमें ये जो महंगाई और बेरोजगारी और एक जालिमाना IMF का बजट हम पर मुसल्लत किया गया, उस पर एक मुश्तरक अलैहिअमल बनता। जब भी एपीसी होगा इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के साथ उसमें शरीक होंगे। सेनेटर सराजुल हक का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला तो है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला कश्मीर है। दुनिया कश्मीरी जुल्म सितम पर पाकिस्तान का साथ दे। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। हुर्रियत के मतवाले गासिब भारतीय फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। वादी में आबादी के तनासुब की तब्दीली के मजमूम मंसूबों और इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ कल से मुजाहरों का ऐलान कर दिया। जबरी पाबंदियां, छापे, गिरफ्तारियां, गुमशुदगियां, कत्ल गारत और लूटमार। भारतीय फौज के तमाम तर मुजालिम के बावजूद भी कश्मीरियों के पाए इस्तकलाल में लग्जिश न आई। भारतीय फौज के मुजालिम में शिद्दत आने के साथ साथ तहरीक आजादी में भी नया वलवला और जोश देखने में आ रहा है। वादी में आबादी के तनासुब में तब्दीली के मजमूम मंसूबों और इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हुर्रियत के मतवालों ने भरपूर जद्दोजहद शुरू कर दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वादी की इलाकाई सालमियत, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, नौजवानों की गिरफ्तारी, कत्ल, इंसानी हुकूक की पामाली काबिल मुज़म्मत हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारतीय गैर मकामी अफराद को जो मिसाइल 2 लाख मकानात की तामीर चाहता है, भारत इसराइल तर्ज पर कश्मीरियों की जमीन छीन कर RSS के दहशतगर्दों को देना चाहता है। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि जब तक कश्मीर पर एक भी भारतीय फौजी मौजूद है, जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूज आबादी में 5 अगस्त 2019 से बदतरीन कर्फ्यू नाफिज है। लातादाद घरानों के चिराग गुल किए जा चुके हैं। अनगिनत मकानात तबाह किए गए। खवातीन की इस्मत दरी भारतीय फौज का शार है। वादी में खुराक के मसनूई बहरान और अद्वियात की किल्लत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान एटमी असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी में भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी में भी पाकिस्तान 19वें नंबर पर आ गया है। जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई की जा रही है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने पाकिस्तान को एटमी हथियारों के लिए महफूज मुल्क करार दिया है। पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया भर में 19वें नंबर पर है। पाकिस्तान के बाद भारत का नंबर आता है। आलमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में इतराफ किया कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। नए जवाबित लागू करने से सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाया है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुवाजना किया गया। प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स बढ़तरी हासिल की है। पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से भी पाकिस्तान पॉइंट्स में भारत से आगे है। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान 47 पॉइंट्स के साथ बेहतर पोजीशन पर है। NTI इंडेक्स के मुताबिक ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी दर्जाबंदी में ऑस्ट्रेलिया सरे फहरिस्त है। कनाडा, स्विट्जरलैंड दूसरे, जर्मनी तीसरे नंबर पर है। रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेलने की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को कराची में लोड शेडिंग से मुताल्लिक शो कॉज जारी करते हुए 15 दिन में जवाब तलब कर लिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक को नेपरा की जानब से जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उसमें बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के तमाम मामला की जो जिम्मेदार है वो के इलेक्ट्रिक को करार दिया गया है। के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस की जो तफसीलात है उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक तारफीन को बिला तातल बिजली फराहम करने में नाकाम रही है। बिजली की पैदावारी सलाहियत में मतलूबा हदफ भी हासिल नहीं कर सकी। के इलेक्ट्रिक मुकर्रा वक्त में के इलेक्ट्रिक बिजली की बहाली में भी नाकाम रही है। बिजली की तरसील और तकसीम निजाम को अपग्रेड करने में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक तहकीकात में के इलेक्ट्रिक का फर्नेस ऑयल की तलब से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। के इलेक्ट्रिक 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल का जखीरा यकीनी बनाने में भी नाकाम रही है। तहकीकात में यह भी साबित हुआ है कि बिन कासिम पावर प्लांट पूरी सलाहियत से नहीं चलाया गया। के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट मुकम्मल सलाहियत से इस्तेमाल भी नहीं कर रही। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक को रोजाना की बुनियाद पर 188 मेगावाट यौमिया बिजली की किल्लत का सामना है, जिसके अदाद-ओ-शुमार जो है वो रोजाना की बुनियाद पर तब्दील भी होते रहते हैं। दस्तावेज जो नेपरा ने जारी किया उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक सुई सदरन के साथ गैस की फराहमी का मुआहदा करने में भी नाकाम रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक निजी शोबे के बिजली घरों के साथ बिजली की खरीदारी का मुआहदा करने में भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक PSO के साथ फ्यूल की तरसील के मुआहदे में जिम्मेदारियां पूरा करने में नाकाम रही है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का
इंडिया दिया है नेपरा की जानब से, और नेपरा ने कहा है कि क्यों ना नेपरा एक्ट के सेक्शन 20 के तहत की इलेक्ट्रिक पर भारी जुर्माना आयद किया जाए, या फिर जो है वो सेक्शन 28 के तहत की इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख या मुअत्तल कर दिया जाए। ताहम शोकाज जो है वो उसके लिए 15 रोज की मोहलत दी गई है कि इलेक्ट्रिक 15 रोज के अंदर जवाब दाखिल करवा देती है तो ठीक, वगरना नेपरा की जानब से यकतरफा कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। सही, शुक्रिया कामरान। अब आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि जितने एनआरओ इमरान खान ने दिए तारीख में किसी वजीर आजम ने नहीं दिए। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बोले, जहांगीर तरीन बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, चीनी चोरी पर एनआरओ दिया गया। साथ ही एहतसाब का नया इदारा बनाने का मुतालबा भी कर दिया। ये वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। वो कितने एनआरओ देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीज चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। बिलावल भुट्टो एक पर्ची चेयरमैन है, हादसाती तौर पर सियासत में आ गया। हुकूमती शोला भया मुकर्रर। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द अमल। बोले, तकरीर का जवाब दो तो ये भाग जाते हैं, कलभूषण का नाम लेने से शर्माते हैं। इनका एक ही मुतालबा और मकसद है, इनका एहतसाब बंद कर दो। न किसी दलील का जवाब उनके पास होता है, न दलाइल सुनने की हिम्मत होती है, और यही फर्क होता है पर्ची से सियासत का आगाज करने वाले और पॉलिटिकल वर्कर में। आज भी और हमेशा जब आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में वो बात करते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, वो पार्लियामेंट से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन आज तो कमाल कर दिया, इतनी बेसब्री, इतना डर, इतना खौफ कि बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें इल्म होता है कि अब तो जवाब देने के लिए कोई मौजूद है, तो खुद को पार्टी का चेयरमैन कहने वाले, जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद को हम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जमहूरियत है? मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी नैब को बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब को मुस्ताफी होकर घर चले जाना चाहिए। मजीद कहा कि इंतकामी निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैसल खान। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो चुका है कि नैब सियासी मुखालफत करने वाला इदारा बन चुका है। नैब हुकूमत के हाथ में एक हथियार है जो मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है, और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये कोई एहतसाब नहीं है और ये कोई नैब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का एक अदारा है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नैब को बंद होना चाहिए और चेयरमैन नैब को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। सदर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त से जमानत की समाअत करने वाले जज ने समाअत से मुआज़रत कर ली। शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नैब बेनकाब हो गया है। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे।
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू शहबाज शरीफ अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश हुए। शहबाज शरीफ ने बताया कि वो कैंसर के मरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुद पाकिस्तान आए। बेंच के सरबराह जस्टिस शहराम सरवर ने शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारक से जाती ताल्लुक की बुनियाद पर समाज से माजरत कर ली और दरख्वास्त से जमानत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। सिफारिश की कि दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार आवाम के सामने आ चुका है। जमानत की हद तक बड़ी बरकत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुनान ने नारेबाजी भी की, जबकि इस मौके पर पुलिस की इजाफी नफरी हाई कोर्ट में तैनात की गई थी। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ इलार हैदर, सच न्यूज लाहौर। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान ने डेली मेल और रिपोर्टर डेविड रोज के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में डेली मेल के करप्शन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। अली इमरान का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ब्लैकमेल करने के लिए डेली मेल को इस्तेमाल किया है। डेली मेल ने बिला तहकीक जानबूझकर करप्शन के इल्जामात लगाए। डेली मेल में लगाए गए इल्जामात का मकसद सियासी इंतकाम था। शहबाज शरीफ फैमिली की जानिब से लंदन में मुकीम साबिक वजीर आला पंजाब के दामाद अली इमरान की जानिब से डेली मेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लंदन में बरतानवी अखबार डेली मेल और सहाफ़ी डेविड रोज ने उनके खिलाफ गुज़िश्ता साल मनगढ़ंत रिपोर्ट शाया की, जिसके नुकात झूठ पर मबनी है। मुकदमे के मुताबिक अखबार और उसके सहाफ़ी से हर जाने की रकम के साथ साथ माफी शाया करने का भी मुतालबा किया गया है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार डेली मेल को 13 जुलाई 2019 को भी कानूनी नोटिस भिजवाया था, जिसमें उनसे माफी का मुतालबा किया गया। शहबाज शरीफ के नोटिस पर अखबार और सहाफ़ी दोनों ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का ऐलान किया था। डेली मेल ने 14 जून 2019 को एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सूबा पंजाब में अपने दौरे हुकूमत के दौरान ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में से कुछ रकम मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क भिजवाई। चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कमीशन रिपोर्ट में हकायक सामने आए हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए शुगर मिल्स के इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद की जाए। असलम खोकर रिपोर्ट करेंगे। शुगर इंक्वायरी केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत के रूबरू पेश होकर दलाइल दिए। अटार्नी जनरल का कहना था कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की बजाय काबीना डिवीजन को जारी करना चाहिए था। अदालत नोटिफिकेशन जारी करने की बेजाब्तगी पर माफ कर सकती है। ये कोई गैर कानूनी फैसला नहीं था जिसको कल अदम करार देने की जरूरत हो। अदालत के इस्तफसार पर अटार्नी जनरल ने बताया कि 16 मार्च को ही नोटिफिकेशन पर दस्तखत हो गए थे। 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन गजट में शाया न होने का मामला सामने आया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कोताही छोटी हो या बड़ी हुकूमत की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोताहियां हुकूमत के लिए अच्छा तासर नहीं छोड़ती। अदालत में दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि MFC वाला नोटिफिकेशन कल अदालत के सामने पेश किया, आज गजट में शाया हो चुका। अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान कल जवाब अल जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ शादी हॉल और कैटरिंग के शोबे से वाबस्ता सैकड़ों अफराद सरापाए एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने पाबंदियों के नाम पर शादी हॉल की बंदिश को मुआशी कत्ल करार दे दिया। कहते हैं कि लॉकडाउन के बाइस 25,000 मजदूर बेरोजगार हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, क्या मामला है ये? बिल्कुल, मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से आल मैरिज हॉल एसोसिएशन और कैटरिंग से वाबस्ता दीगर जो एसोसिएशन है उनके नुमाइंदगान और उनके जो काफिले हैं इस वक्त डी चौक में आने का उनका सिलसिला जारी है और इस वक्त पुरअमन जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब 16 मार्च 2020 को हुकूमत की तरफ से हमें कहा गया था कि आप जो है शादी हॉल कोरोना की वबा के बायस जो है बंद करें, तो हमने उस वक्त फौरन उस पर अमल दरामद करते हुए बंद कर दिए थे। और अब 5 माह होने को हैं और हमारे मुलाजमीन जो कि इस सनत से मुख्तलिफ जो दीगर शोबों से साथ हमारे से मुंसलिक हैं, इंडस्ट्री जो मुंसलिक जो अहदेदारान है, जो मुलाजमीन है, उनकी तादाद इस वक्त 1 करोड़ से जायद है। तो वो पिछले 5 माह से इस वक्त जो है अब तक जो है वो बेरोजगार हैं और उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी इस वक्त कुछ मुतालबात हैं, उनसे जानते हैं। एक अहदेदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात और ये क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक मलिक नाम है जी। मैं
रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेसिडेंट हूँ टेंट सर्विस यूनियन का और चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ एक्शन कमेटी का पंजाब की तरफ से, ऑल पंजाब कैटरिंग की तरफ से। इस वक्त जो हम इसीलिए आए हैं मुख्तलिफ यूनिट्स की तरफ से, हम आउटडोर कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। यहाँ से लोग मुख्तलिफ ओहदेदारान आए हैं, बाकी पिंडी इस्लामाबाद के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारा यही मुतालबा है कि हमें फौरी तौर पे हमें ऑफिस खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम आउटडोर काम कर सकें। ईद के बाद करना है काम, हम ईद के बाद ही शुरू करेंगे। हमें ऑफिस खोलने की बुकिंग करने की इजाज़त दी जाए। अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला लाएअमल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? हमारा इंशाल्लाह लाएअमल तो नेक्स्ट हम फिर ईद के बाद काम नया अपना लाएअमल का देंगे कि ईद के बाद हम नया एक बड़ा पूरे ऑल पाकिस्तान से फिर सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपने जाना कि और इसके साथ साथ जो उनकी क़यादत इस वक्त ऐलानात करती नजर आती है और जो मुतालबात उनकी तरफ से रखे जा रहे हैं वो ये हैं कि हमें जो है माशी पैकेज का ऐलान किया जाए हमारे मुलाजिमीन के लिए। इसके साथ साथ बिजली के और गैस के बिलों में हमें जो है सब्सिडी दी जाए ताकि जो हमारी 5 माह से अफेक्टेड इंडस्ट्री हो उसको दोबारा से खड़े होने में उसको मदद मिल सके। जी, ड्यूटल, हार्फेक और रोबन ब्लू जैसे हफ्जान सेहत के मशहूर ब्रांड तैयार करने वाली कंपनी रेक्ट बैंकर का कोरोना के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के फ्रंट लाइन इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से मुल्क के अहम मकामात पर डिसइंफेक्शन मुहिम का इनेकाद हुआ। ये मुहिम रेक्ट बैंकर की कोविड-19 की आलमी वबा के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा है। रैकेट बैंकर की डिसइंफेक्शन की मुहिम कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन इदारों और अवामी मकामात पर मुनक्किद की जाएगी। इनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पब्लिक अस्पताल, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन शामिल हैं। डिसइंफेक्शन के असरात बरकरार रखने के लिए आरबी स्टेट ऑफ द आर्ट सामान और आला ब्रांड रोबन ब्लीच इस्तेमाल करेगा। आरबी के कंट्री मैनेजर अकबर अली शाह ने सच न्यूज को बताया, दुनिया में इस वबा के खिलाफ कोई अकेला जंग नहीं लड़ सकता। हम इस जंग के आगाज में ही फ्रंट लाइन पर हैं। हमारे नजदीक इकट्ठे मिलकर कोशिश करने से कोविड-19 के फैलाव को रोका और जिंदगी की तरफ वापस लौटा जा सकता है। पाकिस्तान में पैंडेमिक कोविड-19 बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसी को सामने रखते हुए हमने चंद रोज पहले आरबी ने 500 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट सेट असाइड की थी विच वाज आवर कंट्रीब्यूशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इन पाकिस्तान। इस इश्तराक के बारे में चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है, हमें यकीन है इससे कबल पूरी कौम के लिए कभी इतना अहम और मुश्किल वक्त नहीं आया। यही वजह है कि एनडीएमए ने आरबी के साथ मिलकर काम करने का इंतखाब किया। ब्रेक के बाद बात करें जिलहज के चांद की, तो मुल्क में जिलहज का चांद एक बार फिर मुतनाज़ा हो गया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 2 हफ्ते कबल 31 जुलाई को ईद होने की नवीद सुनाई, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद ना चढ़ने का ऐलान कर दिया। अवाम परेशान के माने तो किसकी माने? मामला हो चांद देखने का और मसला खुशअस्लूबी से तय हो जाए, मुल्क में ऐसा मुमकिन ही नहीं। यहाँ अपने अपने मौकफ पर डटे रहने को तरजीह दी जाती है। मुल्क में ईद उल फितर का चांद देखने का तनाजा काफी पुराना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तनाजे ने ईद उल अजहा को भी अपनी लपेट में ले लिया है। कौम ने कभी मुफ्ती पोपल जई और रोयत हलाल कमेटी के दरमियान तनाजा देखा तो कभी फवाद चौधरी और रोयत हलाल कमेटी आमने सामने आ गए। मुल्क में 2-2 ईदें मनाने का रवाज भी रहा। इस तनाजे ने अवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। कमेटी की माने या साइंस की सुने, अवाम फंस गई मुश्किल में। लोग पूछने पर मजबूर हैं कि ये मसाइल कब हल होंगे। रोयत हलाल कमेटी ने 21 जुलाई को जिलहज का चांद नजर न आने का ऐलान किया। अगले दिन चांद की जिसामत और वक्त देखकर मुल्क में चहमगोइयां शुरू हो गयीं कि ये 2 तारीख का चांद है। इस पर वजीर मौसूफ ने ट्वीट दाग दिया जिसमें चांद की तस्वीर शेयर करके लिखा कि क्या ये पहली का चांद है, अवाम खुद फैसला कर लें। जवाब में मुफ्ती मुनीब ने भी बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस शख्स को साइंस का कुछ नहीं पता वो खुद को साइंस का इमाम समझता है। फवाद साहब, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन किबला एयाज ने इस तनाजे को कम करने की कोशिश की और कहा कि रोयत हलाल के बगैर चांद का ऐलान नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रोयत हलाल कमेटी दोनों को लेकर आगे बढ़ा जाए। इस तनाजे का जो भी हल निकले, चांद के ऐलान में फर्क से 1 मुहर्रम से नए हिजरी साल का आगाज भी मशकूक हो गया है। चांद के मामले पर वजारत साइंस और रोयत हलाल कमेटी में इख्तलाफात बढ़ गए। फवाद चौधरी के ट्वीट पर चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि जिस शख्स को साइंस का कुछ नहीं पता वो खुद को साइंस का इमाम समझता है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि चांद के साइज से तारीख का तयन किया जाए? फवाद साहब, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। फवाद चौधरी अपने आप को
साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। फवाद चौधरी ये बताएं कि शरीयत की किस किताब में या साइंस और फलकियात की किस किताब में ये लिखा है कि चांद जब तुलू होगा तो उसका साइज देखकर और मतला पर उसके टाइमिंग्स देखकर उसकी तारीख का फैसला किया जाएगा। फवाद चौधरी का ये अंदाज और अमल जाहिलाना है। इसका न साइंस से कोई ताल्लुक है, इसका न शरीयत से कोई ताल्लुक है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज ने चांद की रोयत का मामला काबिल हल करार दे दिया। सर्च टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कहना था कि वजारत मजहबी उमूर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कैलेंडर भेजा था और हम उस पर काम भी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर वफाकी काबीना ने फैसला किया और वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक ये जिम्मेदारी और ये पूरा काम दे दिया गया अपने वजारत मजहबी उमूर को। तो अब हम वजारत मजहबी उमूर के साथ राब्ते में हैं, ताउन कर रहे हैं। यही मेरी तजवीज़ है और हमने ये तजवीज़ भी दी है कि जो दायरा कार है रोयत हिलाल कमेटी का, उसमें जरा ये तब्दीली की जाए कि इस वक्त ये है कि सिर्फ वो गवाही कबूल होगी जो पाकिस्तानी सरहदात के अंदर हमें मिल जाए। अब अगर फिक्री तस्वर है मतला का, यानी आसपास के जो ममालिक हैं कि जिनमें आपका दिन और रात तकरीबन एक है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, वहां भी अगर रोयत हो जाए तो क्या वो रोयत हम पाकिस्तान में काबिल एतबार समझ सकते हैं? हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।